अभी रिसेंट टाइम में आपने बहुत सारे केसेस ऐसे सुने होंगे, न्यूज चैनल पे आप देख भी रहे होंगे, नोटिस भी आपने किया होगा कि ऐसे marijuana से या फिर यूं कह लो कि जो गांजा से रिलेटेड जो केसेस हैं वो बहुत सामने आ रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स में। इसके साथ ही में आपको बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज जो गांजा का सेवन करते हैं, जो marijuana वीड का ये सब का जो इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं वो भी पकड़े जा रहे हैं। साथ ही में आपने ये भी एक चीज नोटिस किया होगा कि सुशांत सिंह राजपूत का जो डेथ केस है उसके बाद इस प्रकार के जो केसेस है वो बहुत ज्यादा मात्रा में सामने आ रहे हैं। तो आज इसी गांजे के ऊपर खुल के डिस्कशन करेंगे यार, तो पूरा वीडियो देख के जाना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे सेगमेंट में जिसका नाम है सस्टेन शॉट्स। और आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं यार व्हाई marijuana बैन इंडिया। आखिर marijuana के ऊपर इंडिया में बैन क्यों लगाया गया, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर marijuana, वीड, गांजा, कैनाबिस, भांग, हेम्प आखिर होता क्या है। इसके साथ साथ इसकी कुछ एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर भी नजर डालेंगे और साथ ही में इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी खुलकर बात करेंगे। और एट लास्ट हम लोग ये जानेंगे कि आखिर हमारी जो भारत सरकार है, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, क्या इसके ऊपर सही तरीके से बैन लगा पाई है। इसके बारे में यार तो तुम्हें भी बहुत कुछ आइडिया होगा, है कि नहीं। तो इन्हीं सब पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे यार। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं आखिर marijuana, वीड, गांजा, कैनाबिस, भांग, हेम्प आखिर होता क्या है। ये सब जो टर्म्स है आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा यार, इतने बोले थोड़ी हो। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा इसके टेक्निकल टर्म्स से समझो यार कि एक प्लांट है कैनाबिस। कैनाबिस की बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती है, जिसमें से 3 स्पीशीज बहुत ही फेमस है, जिसमें से एक है कैनाबिस सटिवा जो कि ग्लोबली पाया जाता है, दूसरा है कैनाबिस इंडिका जो कि साउथ एशियन रीजन्स में पाया जाता है, और तीसरा है कैनाबिस रुद्रेलिस जो कि मेनली जंगल्स में पाया जाता है। लेकिन ये तीनों ही प्रकार की जो स्पीशीज है वो इंडिया में जरूर पाई जाती है। बट आपको यहां पर यह समझने की जरूरत है, जो हमारी जो भारत सरकार है, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने कैनाबिस के ऊपर बैन लगाया है। यानी इस प्रकार के जितने भी स्पीशीज है कैनाबिस के, सबके ऊपर बैन लगा हुआ है। लेकिन इनमें से जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल स्पीशीज है वो है भैया कैनाबिस सटिवा, जिसके 2 वेरिएंट और होते हैं, जिसको हम लोग एक को marijuana और दूसरे को हेम्प बोलते हैं। अब यहां पर आपने एक टर्म सुना होगा वीड, जो कि बनता है marijuana के सूखे फूलों के द्वारा। फिर बाद में वो जो फूल सूख जाते हैं तो फिर उसी को लोग पेपर में रोल करके उसके बाद फूकते हैं। मेरे को पता है यार, मतलब मैं लेता नहीं हूं लेकिन मेरे को पता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसा। और दूसरी तरफ आपने एक टर्म सुना होगा चरस, जो कि बनता है इसी marijuana प्लांट के बर्ड से, या फिर यूं कह लो ये जो प्लांट है ये कुछ एक पदार्थ सिक्रीट करता है, उसी के द्वारा चरस बनता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दूसरी तरफ इसका एक और वेरिएंट है जिसको हम लोग हेम्प बोलते हैं। तो बोला जाता है कि भैया जो हेम्प है, हेम्प के पत्ते और सीड से इंडिया में भांग बनाया जाता है। द मोस्ट फेमस ड्रिंक भांग वो बनाया जाता है। भांग तो यार मैंने भी पिया, बड़ा मजा आता है भाई। जो चीज ऐसे रहती है ना, मतलब ऐसे दिखती है, वो ऐसे दिखने लग जाती है। और यहां पर एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं यार कि जब भी अगर मैं गांजा, marijuana, वीड, भांग, हेम्प की बात करूं तो समझ लेना कि मैं कैनाबिस को लेके चल रहा हूं, ठीक है। आखिर जो लोग हैं वो कैनाबिस जो टर्म है उसको उतने अच्छे से नहीं जानते जितने अच्छे से गांजा को जानते हैं, या कुछ लोग marijuana को जानते हैं, या वीड को जानते हैं, या फिर भांग को जानते हैं। हेम्प भी बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो अगर मैं कहीं पर भी गांजा, marijuana, वीड, भांग ये सब का इस्तेमाल करूं तो समझ लो कि मैं कैनाबिस के बारे में बात कर रहा हूं आज इस वीडियो में स्पेशली। तो इसके साथ साथ इसकी कुछ एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर नजर डालते हैं, जहां पर ये marijuana जो कैनाबिस है ये हर एक रिलीजन में इसका इस्तेमाल किया गया है। अब कोई भी कल्चर को उठा के देख लो, कोई भी जो बड़ी कंट्रीज है उसके हिस्ट्री में marijuana, कैनाबिस का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। चाहे वो अमेरिका ले लो, चाहे वो रशिया ले लो, चाहे वो ब्रिटेन ले लो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया ले लो, ये सब जितने भी कंट्रीज है इनकी हिस्ट्री के बुक उठा के देखो, वहां पर कैनाबिस का बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। इवन कि हमारे इंडिया में भी, इंडियन कल्चर में भी कैनाबिस, हेम्प का बहुत बड़ा इस्तेमाल रहा है, जिसके बारे में आज आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलो यार थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं हिंदू धर्म का ही, ठीक है, हिंदुइज्म का एग्जांपल लेते हैं। तो यहां पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हमारी जो एंशिएंट बुक है जो कि अथर्ववेद, आयुर्वेद, शिव पुराण है, उसमें इस भांग का, इस हेम्प का, इस marijuana का बहुत अच्छे तरीके से उपयोग और इसके बेनिफिट्स के बारे में वर्णन किया गया है। और अचंभे की बात यह है कि जो हमारे पूर्वज, हमारे जो एंसेस्टर, जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो उस टाइम पे जो आयुर्वेद और क्या बोलते हैं अथर्ववेद में ये सब चीजें जो लिख के गए थे, बेनिफिट्स लिख के गए थे, वो आज के टाइम में हमारे जो कुछ साइंटिस्ट है, कुछ जो डॉक्टर्स है, उनको अभी जाके पता चला है 10-20 साल पहले। इवन कि इस प्लांट का लगभग 25,000 तरीके से आप इसको उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही में बहुत सारे जो डेंजरस हेल्थ इश्यूज है जैसे कि टीबी, लेप्रेसी, कैंसर, HIV, इसको कैसे क्योर करना है, कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है, वो तक इस प्लांट में छुपा हुआ है, जो कि हमारे आयुर्वेद के बुक्स में लिखा गया है बहुत अच्छे तरीके से।
तो जब यहां पर आपने इसके एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जाना तो आपको ये क्वेश्चन एक जरूर बन रहा होगा कि भैया ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये मैरिजुआना, जिसकी हिस्ट्री चली आ रही है इंडिया में, जिसके मतलब भगवान को, मतलब शिवरात्रि में शिव भगवान को हम लोग भांग चढ़ाते हैं, वो आखिर इंडिया में कैसे बैन हो गया। तो भैया यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी, इसके भी दो पहलू हैं। एक पहलू है जो कि लोगों को पता है, लोगों को लगता है कि भैया ये बहुत मतलब नशीली पदार्थ है, इसको लेने से लोगों को एडिक्शन हो सकता है और उसके बाद कहीं ना कहीं फिर मृत्यु भी हो सकती है। पहला तो एक ये है। तो अभी पहले के ऊपर ही बात करते हैं, दूसरा वाला मैं बाद में बताऊंगा, जो कि मतलब एक्चुअल में फैक्ट वो था जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो यहां पर सबसे पहले इसकी जो हाई नेचर है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हाई नेचर का मतलब भैया जिसको पीने से फिर नशा जो होने लग जाता है तो उसको इंग्लिश टर्म में हाई बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। तो यहां पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि भैया यहां पर कोई डाउट नहीं है कि हाँ भैया इस मैरिजुआना के सेवन से या जो लोग गांजा फूकते हैं उसके कारण नशा तो होता ही होता है, ठीक है, जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म से बोले तो वो साइकोट्रॉपिक इफेक्ट बोलते हैं। और वो इसलिए होता है क्योंकि ये जो प्लांट है इसमें टीएचसी पाया जाता है जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल है हाई करने के लिए, यानी घुमाने के लिए, समझ गए। और दूसरी तरफ इस प्लांट में एक कंपोनेंट पाया जाता है जिसको बोला जाता है सीबीडी, जो कि टीएचसी का उल्टा है। टीएचसी के कारण ये प्लांट बदनाम है, तो सीबीडी के कारण ये प्लांट को बहुत पूजा भी जाता है, मतलब बहुत महत्व भी दिया जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि बहुत सारे जो हेल्थ इश्यूज है उसमें सीबीडी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि क्रोनिक पेन में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, अर्थराइटिस में, ज्वाइंट पेन में, और साथ में आपके जो मसल्स पेन होती हैं उसके कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट में सीबीडी ऑयल, इसका मेनली ऑयल निकाला जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब यहां पर कंपोनेंट की बात हुई तो यहां पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा, एक रिसर्च के दौरान यह पता चला कि जो मैरिजुआना जो प्लांट होता है, ये हेम्प जो प्लांट होते हैं, इसमें 483 तरीके के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें से टीएचसी एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके कारण आदमी को नशा होता है। बाकी सारे जितने भी कंपोनेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो सीरियस हेल्थ इश्यूज हैं उसके ट्रीटमेंट में बहुत लाभदायक हैं। और यहां पर अचंभे की बात यह है यार कि हमारे जो आयुर्वेद के बुक्स हैं, जो कि हमारे एंसेस्टर द्वारा, हमारे जो ऋषि मुनि द्वारा जो लिखे गए हैं, वहां पर हर एक कंपोनेंट को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है इस प्लांट से उसके बारे में बताया गया, और साथ ही में उस कंपोनेंट से कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा कोई भी एक पर्टिकुलर डिजीज का, वो तक बताया गया है। जिसका मतलब अब तुम थोड़ा सा ये समझो, थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा बात बोलूं, अभी भी हमारे को हमारे जो पास्ट है उसके बारे में कुछ भी सही तरीके से जानकारी नहीं है। इतने जो विद्वान लोग थे उन्होंने कैसे कैसे किस किस चीजों का ट्रीटमेंट किस प्रकार से लिखा हुआ है वो आज भी कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। अब इसके साथ साथ एक और पॉइंट मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा यार कि देखो हमारे शरीर में ना एक एंडोकैनाबॉइड सिस्टम होता है जो कि टीएचसी रिलीज करता है, ठीक है। बहुत सारे लोग उसको बोलते हैं कि वो टीएचसी रिसेप्टर्स होते हैं हमारे शरीर में, तो ऐसा मान के चलो एक ऐसी बात चल रही है, ठीक है। तो उसके हिसाब से लोग ये समझते हैं कि भैया टीएचसी रिसेप्टर है हमारे पास, या हम लोग भी टीएचसी जब रिलीज करते हैं तो दैट मींस हमें गांजा का सेवन करना बहुत जरूरी है, गांजा फूकना बहुत जरूरी है। ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है, जो कि मैंने मतलब अपनी रिसर्च के दौरान देखा, सुना, पढ़ा है। तो मैं आपके सामने ये बात बताना चाहूंगा, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि यार देखो कोई भी अगर आउटर नेचर की जो चीजें हैं, जो पदार्थ है, अगर वो हमारे इंटरनल बॉडी में है, दैट डजंट मीन कि भैया उसका दोनों का मिलना बहुत जरूरी, यानी गांजे को फूकना बहुत जरूरी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इट जस्ट कि हाँ भैया हमारे को भी प्रकृति नहीं बनाया, नेचर नहीं बनाया है, बाहर के पेड़ पौधों को भी नेचर ने बनाया है, तो कुछ तो थोड़ी मोड़ी सिमिलरिटी रहेगी यार। अब भैया हमारे को 5 तत्वों से बनाया गया, जिसमें से बोला जाता है मिट्टी है, जल है, वायु है, आग है। दैट डजंट मीन थोड़ी कि भैया हम लोग मिट्टी उठा के खाने लग जाएं या फिर आग को खाने लग जाएं, ऐसा नहीं हो सकता ना यार। तो बढ़ते हमने दूसरे पॉइंट में, जो जहां पर हम लोग बात कर रहे थे पहले पहलू की, जहां पर लोगों को लगता है कि भैया गांजा को फूकने से लोगों को नशा होता है, फिर एडिक्शन होता है, उसके बाद लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो अब आते हैं एडिक्शन के ऊपर। तो यहां पर आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि भैया देखो आज के टाइम पे एडिक्शन जो है वो किसी भी चीज का हो सकता है, किसी को खाने का हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब बाजार का ठूसे जा रहे हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों को होता है, जो कि नहीं होना, क्योंकि उसके एक अलग साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पोर्न का एडिक्शन होता है, बहुत सारे लोगों को मतलब सोशल मीडिया का एडिक्शन होता है कि भैया अगर मतलब वो मोबाइल नहीं चलाएंगे तो उनको बहुत अजीब सा लगने लगा। तो आज के टाइम पे एडिक्शन तो किसी भी चीज का हो सकता है। बट एक्चुअल में अगर मैं गांजा या फिर मैरिजुआना के एडिक्शन की बात करूं तो यहां पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि भैया गांजे के द्वारा जो एडिक्शन के जो चांसेस हैं वो 9% है। जो ही अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं निकोटीन और अल्कोहल की, तो निकोटीन में है भैया 16% यानी सिगरेट, और साथ ही में अल्कोहल यानी दारू में अगर मैं बात करूं तो वो आता है भैया 32%, 32%। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को यह भी लगता है कि भैया जब एडिक्शन हो सकता है तो उसके कारण कहीं ना कहीं डेथ्स भी हो सकती हैं, जो कि आमतौर पर सिगरेट और अल्कोहल के कारण होता है। तो यहां पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा, अभी भी तक कोई भी ऐसी एक रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है जिसमें यह बताया गया हो कि गांजे के कारण
मृत्यु हुई हो, या फिर यूं कह लो कोई भी एक ऐसा रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है जिसके कारण गांजे के कारण डायरेक्ट डेथ्स हुई हो, यानी किसी ने गांजा फूका और उसके कारण मर गया, जैसा कि आमतौर पे सिगरेट और अल्कोहल के मामले में देखा जाता है। इनडायरेक्ट डेथ के केसेस सामने हैं जहां पर लोग ने भैया गांजा फूक लिया और फिर वो गाड़ी चला रहे हैं, जो कि हमारे को अल्कोहल इस समय भी देखने को मिलता है कि वो अगर तुम शराब पी के यार गाड़ी चलाओगे और नशे में अगर तुम गाड़ी चलाओगे तो ठुकोगे ही, तभी तो बोला जाता है प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। तो ऐसी गांजे का भी सीन है, अगर गांजा पी के उसके बाद जो नशा होगा उसमें आप अगर गाड़ी चलाओगे तो ठुकोगे ही। बट यहां पर मैं आपको एक साफ साफ बात बोल देना चाह रहा हूं कि दैट डजंट मीन कि भैया गांजे के मैरिजुआना के साइड इफेक्ट्स नहीं या फिर ये शरीर के लिए हार्मफुल नहीं है। अगर भैया आप ज्यादा मात्रा में इसका सेवन करोगे तो भैया बहुत घातक है, सिंपल सा बता दे रहा हूं। साइड इफेक्ट्स के मामले में यही समझ लो, अगर आप इसका बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग करते हो, जो कि आज के टाइम पे इसके साइड इफेक्ट ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, उसके पीछे का भी रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर बता देना चाह रहा हूं कि अगर आप इसका ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो आपको नुकसान होगा ही होगा। और ये जो नुकसान होता है सीधे आपको मेंटली हार्म पहुंचाता है, आपके सोचने समझने की क्षमता आप गवा सकते हो, आपको याददाश्त वाली जो मेमोरी लॉस वाली प्रॉब्लम हो सकती है, आप अनकॉन्शियस फील कर सकते हो, और आप क्या पता मतलब जो कॉन्फिडेंस आपका लेवल लो हो सकता है अगर आप ज्यादा सेवन करते हो। सिंपल सा मैं बता दे रहा हूं, जहां तक मेरे को पढ़ने में आया मेरे को यही पता चला तो मैंने आपके सामने ये बता दिया। इवन कि आज के टाइम पे कुछ केसेस ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं कि गांजे के कारण डेथ्स तो नहीं हुई है यार, लेकिन कुछ लोगों को मेंटली इतना हार्म पहुंचा है कि उनको फिर बहुत सारा अपना इलाज कराना पड़ रहा है मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेकर। तो प्लीज ये सब चीजों को मॉडरेट तरीके से सेवन करो। और सही बात भी है यार, अगर आज के टाइम पे तुम अगर ड्राई फ्रूट्स खाते हो, जो कि बोला जाता है कि बहुत सारी बीमारियों से आपको प्रोटेक्ट करता है ड्राई फ्रूट्स, बादाम काजू किशमिश, लेकिन अगर वो भी आप ज्यादा खाने लग जाओगे ना तो आपके पेट में प्रॉब्लम होने लग जाती है। पानी जिसको बोला जाता है पानी जल ही जीवन है, अगर आप पानी भी ज्यादा मात्रा में पीने लग जाओगे तो वो भी आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो इसी क्वेश्चन के दूसरे पहलू पे चलते हैं जहां पर लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं पता है, या फिर यूं समझ लो जो बहुत सारे लोग जो गांजा का सेवन करते हैं, जो गांजा को फूकते हैं, उनको भी ये बात नहीं पता कि भैया वो गांजा क्यों छुप छुपा के फूक रहे हैं। सिगरेट और दारू तो तब भी लोग पब्लिकली पी लेते हैं, अपने घर वालों से भले छिपते हैं लेकिन वो पब्लिकली लोग पी लेते हैं, लेकिन गांजा अगर लोग पब्लिकली पीने लग गए तो भैया पंगा हो सकता है। तो आइए अब नजर डालते हैं एक्चुअल फैक्ट के ऊपर, एक्चुअल जो रीजन था उसके ऊपर अब नजर डालते हैं। तो यहां पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि भैया मैरिजुआना जो है वो एक तरीके का नेचुरल हर्ब है जो कि लीगल था 1985 से पहले, और उसके बाद जब अमेरिकन प्रेशर हुआ तो हमारी जो राजीव गांधी की जो सरकार थी उन्होंने इसके ऊपर बैन लगा दिया। यहां पर मैं आपको यह भी एक बात बताना चाहूंगा कि 1961 में अमेरिका ने यूएन के ऊपर प्रेशर डाला कि भैया मैरिजुआना को, ध्यान से सुनना, मैरिजुआना को सिंथेटिक ड्रग्स की कैटेगरी में डाला जाए, जैसे कि हीरोइन और कोकेन है, सिंथेटिक ड्रग्स की कैटेगरी में डाला है, जबकि ये क्या है, एक नेचुरल तरीके से आदमी जो नेचुरल पेड़ पौधे उगते हैं वैसे उगाया जाता है। बट ये जो 1961 वाला जो मामला है जहां पर अमेरिका ने प्रेशर डाला था, तो उस समय इंडिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में मैरिजुआना का इस्तेमाल आयुर्वेद में किया जा रहा था, या फिर यूं कह लो ये एक तरीके से आयुर्वेद का बैकबोन था। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आयुर्वेद। बट उस चीज का भी ज्यादा फायदा रहा नहीं, क्योंकि एट लास्ट जो अमेरिकन प्रेशर के कारण इंडिया में भी मैरिजुआना के ऊपर बैन लग गया। लेकिन क्वेश्चन यहां पर ये बनता है कि आखिर मैरिजुआना के ऊपर बैन लगाने के पीछे अमेरिकन सरकार इतनी उतावली क्यों थी? आखिर क्या ऐसा हो रहा था जिसके कारण अमेरिकन सरकार उसके ऊपर बैन लगाना चाह रही है? तो यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं यार कि 1893 से 1894 के बीच में एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसका नाम था इंडियन हेम्प ड्रग्स कमीशन रिपोर्ट, जो कि उस समय जो ब्रिटिशर्स चलाते थे उनके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की। और इस जो पूरा जो बैनिंग प्रोसीजर है ना, इसमें थोड़ा मोड़ा ब्रिटिशर्स का भी हाथ है। तो यहां पर सिर्फ अमेरिका नहीं, यहां पर थोड़ा ब्रिटिशर्स और अमेरिकन ने दोनों मिलकर ही मतलब पूरा एक गेम खेला था। तो इस रिपोर्ट में एक तरीके से वो सर्वे किया गया था, और उस रिपोर्ट के दौरान ये पता चला कि इंडिया के जो लोग थे वो कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो वो गांजा या मैरिजुआना का ही सेवन करते थे। फॉर एग्जाम्पल किसी को ज्वाइंट पेन है तो मैरिजुआना का सेवन करता था। मैरिजुआना का सेवन ये नहीं कि भैया वो सिर्फ गांजा फूक रहा है, देखो इसके बहुत तरीके से एप्लीकेशन के भी जरिए हैं जो कि वो अप्लाई करते थे। अब जैसे कोई बहुत टेंशन में है तो वो फिर गांजा का इस्तेमाल करते थे। बहुत सारे लोगों को अगर ढंग से खाना नहीं मिलता था तो वहां पर भी वो मैरिजुआना का सेवन करते थे। जिसका मतलब ये है कि उस टाइम में 1800 के आसपास जहां पर लोगों को किसी भी प्रकार के, चाहे हेल्थ इश्यूज बोल लो, चाहे वो किसी प्रकार के टेंशन में है, चाहे वो किसी प्रकार कोई भी उनका मूड या माहौल रहता था, वो गांजा का ही सेवन करते थे। तो इसी चीज को देखते हुए जो हम अमेरिकन थे, जो
ब्रिटिशर्स थे उनको प्रॉब्लम होने लग गया कि भैया उनका जो दारू है और जो मेडिसिन वो बनाना चाह रहे हैं वो तो भैया इंडिया में चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि इंडिया में हर एक चीज का इलाज मैरुआना में छिपा हुआ। तो इसी कारण यही एक मेन रीजन है जिसके कारण मैरुआना को बैन किया। और यही बात बहुत सारे आज भी जो लोग हैं जो छुप के छिपा के भी गांजा फूकते हैं उनको भी ये बात नहीं पता है कि भैया वो क्यों छिपा के फूक रहे हैं, इसके पीछे का मेन रीजन क्या है। इसके पीछे का मेन रीजन ये नहीं कि भैया एडिक्शन है या फिर लोगों को लत लग जाएगी तो लोगों को इसके कारण मृत्यु हो जाएगी, ये नहीं है। इसके पीछे का रीजन ये है कि कुछ लोगों का बिजनेस इंडिया में नहीं चल पाता, चाहे वो मेडिसिनल पर्पस वाला बिजनेस बोल लो, चाहे वो फिर एक दारू सिगरेट वाला जो बिजनेस है वो नहीं चल पाता। तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अमेरिका ने जब प्रेशर लगाया और इंडिया ने इसे बैन किया, लेकिन आज के टाइम पे अमेरिका के 20 से 40 स्टेट में ये प्लांट लीगल करवाया गया जस्ट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल और मेडिसिनल पर्पस। इवन कि कनाडा में इसे रिक्रिएशनल पर्पस के लिए भी लीगलाइज कर दिया गया। इवन कि मैं आपको यह बताना चाहूंगी, जब से ये अमेरिका में लीगल हुआ है तो अमेरिकन इकोनॉमी बूस्ट कर रही है। साथ ही में अगर मैं नीदरलैंड्स की बात करूं तो वहां पर जो क्राइम रेट है वो डिक्रीज हुआ है जस्ट बिकॉज कि उन्होंने मैरुआना को लीगल किया है। वहां पर लोग पी के अपने में भंड रहते हैं, क्या वो किसी से लड़ने जाएंगे। तो यहां पर हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, कि आखिर क्या हमारी जो भारत सरकार है इसके ऊपर सही तरीके से बैन लगा पाई है। बताओ यार, तुम लोग को तो बहुत पता होगा कुछ है, सब एक से बढ़कर एक हो। तो इसके लिए हमारे को कुछ ना कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर नजर डालना पड़ेगा। लेकिन यहां पर अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो अगर आप सरकार के नजरिए से देखो तो हाँ, उन्होंने बैन लगा दिया है और ये सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि वो आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों को पकड़ भी रहे हैं, बहुत सारे पेडलर्स को पकड़ रहे हैं। तो उनके साथ साथ उनको तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने बैन भी लगा दिया और वो सफल भी रहा है। बट अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूं तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि नहीं यार, ढंग से बैन नहीं लगा पाए। तो चलो यार थोड़ा फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर नजर डालते हैं, जहां पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हमारे जितने भी माउंटेन स्टेट्स हैं वहां पर आज भी कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से 60,000 किलो का प्रोडक्शन होता है मैरुआना का, जिसमें सिर्फ 1% ही पकड़ा जाता है। तो बाकी ये कहां जाता है? हमारे जो एक्स नारकोटिक कमिश्नर ऑफ इंडिया है उनका यह कहना है कि भैया लगभग 640 डिस्ट्रिक्ट में से 400 डिस्ट्रिक्ट में आज भी गांजे का कल्टीवेशन होता है, मैरुआना का कल्टीवेशन होता है, विच मीन्स 60% से भी ज्यादा इलाकों में, डिस्ट्रिक्ट्स में आज भी किसी ना किसी तरीके से गांजा को उगाया जा रहा है और उसका सेवन किया जा रहा है, और ये सब इलीगल तौर पे हो रहा है। बढ़ते अपने तीसरे पॉइंट के, तो तीसरे पॉइंट में हमारा ये है कि भैया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें यह पता लगा कि इंडिया में 3.1 करोड़ लोग हैं जो कि गांजे का, मैरुआना का सेवन करते हैं, यानी गांजा फूकते हैं। लेकिन मैं यहां पर एक बात बोलना चाहूंगा, ये रिपोर्ट सरासर गलत। क्यों गलत है? क्योंकि ज्यादा लोग हैं भाई, ये थोड़ा कम बताया है इन लोगों ने। बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है यार कि बर्लिन बेस्ड रिपोर्ट के अनुसार जो दिल्ली है वो 3rd लार्जेस्ट कैनाबिस कंज्यूमर है और मुंबई 6th लार्जेस्ट कैनाबिस कंज्यूमर है। अगर हम लोग एग्जैक्ट फिगर्स की बात करें तो यहां पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि दिल्ली कंज्यूम करता है 38,260 केजी गांजा हर एक साल, और जो ही अगर मैं मुंबई की बात करूं तो वो कंज्यूम करता है 32,380 केजी हर एक साल, जो कि सब के सब इलीगल तरीके। तो अब समझ में आया वो जो 60,000 गांजा का जो प्रोडक्शन होता है माउंटेन्स में, माउंटेन स्टेट्स में, वो कहां जा रहा है? हिसाब मिल गया भाई, हिसाब बराबर है अपना। बट द पॉइंट इज, जो लोग गांजा पीते हैं वो खुश ना हुए, क्योंकि यहां पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हर एक जो गांजा या फिर मैरुआना का जो पैकेट होता है ना, उसमें THC लेवल लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा THC लेवल अगर रहेगा तो वही आपको प्रॉब्लम करेगा, ठीक है, वही आपको बहुत सारे जो मेंटल हेल्थ इश्यूज के जो प्रॉब्लम है वो आपको दे सकता है। और इवन की बहुत सारे जो इलीगल वे से आज के टाइम पे जो इलीगल पेडलर्स जिसकी तस्करी कर रहे हैं ना, उसमें एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर यह पता चला कि ये जो इलीगल पेडलर्स हैं वो इस प्रकार के जो मैरुआना होते हैं उसमें कोई ना कोई एक हार्मफुल या डेंजरस केमिकल मिला रहे हैं, जिसके कारण आपको नशा तो बहुत होगा, उस समय दिमाग तो बहुत अच्छा घूमेगा, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट होगा वो इतना तगड़ा होगा जो आप सोच नहीं सकते हैं। तो खुश ना हुए, क्योंकि ये जो इलीगल तरीके से जो हो रहा है ना उसमें कहीं ना कहीं जान माल दोनों का नुकसान है। क्योंकि बाहर जितने भी देश है, अगर मैं बताऊं कनाडा का, तो कनाडा में पैकेट में बिकते हैं ये कैनबिस, ठीक है, और उसमें ना THC लेवल लिखा हुआ रहता है। जैसे कि हमारे जो दारू होते हैं उसमें लिखा रहता है ना कि अल्कोहल का इतना % अल्कोहल है, वैसे इसमें भी जरूरी कि जो THC लेवल है वो कितना है वो लिखा रहना चाहिए। लेकिन इंडिया में जो इलीगल तस्करी हो रही है उसमें कहां किसी को पता चलता है। और अगर मैं इसकी ग्लोबल मार्केट की बात करूं तो कैनबिस का जो ग्लोबल मार्केट है वो $345
बिलियन डॉलर्स का है, इलीगल और लीगल दोनों मिला के। और अगर सिर्फ मैं लीगल मार्केट की बात करूं तो ये 145 बिलियन डॉलर तक भी पहुंच जाएगा 2025 तक। यानी अभी बहुत बड़ा जो मार्केट है वो इलीगल तरीके से चल रहा है, और ये धीरे धीरे लीगल इसलिए भी होता जाएगा क्योंकि भैया 40 के करीब कुछ जो देश हैं उन्होंने इसको लीगलाइज तौर पे इस्तेमाल करने लग गए हैं। कुछ देश रिक्रिएशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल करने लग गए हैं, कुछ देश इंडस्ट्रियल और मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल करने लग गए हैं। और इवन कि इंडिया में भी इसका बहुत छोटे लेवल पे इसको लीगलाइज किया गया, जहां पर उत्तराखंड में शायद जहां पर marijuana हेम्प की खेती की जा रही है और उसको मतलब इंडस्ट्रियल और लीगल पर्पस के लिए अभी उसमें स्टडी चल रही है। इवन कि बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस है जैसे कि शशि थरूर, मेनका गांधी, बीजेडी के जो एमपी हैं तथागत सतापति, और साथ ही में जो बाबा रामदेव है पतंजलि के हेड, उनका ये कहना है कि भैया कहीं ना कहीं हम लोग जब इस प्लांट को, इस marijuana जो प्लांट है, हेम्प जो प्लांट है, अगर उसको अगर नजरअंदाज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग एक बहुत बड़ी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसको भी अनदेखा कर रहे हैं। और ये बात सही भी है यार, क्योंकि आज के टाइम में ना अमेरिका में बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक कंपनीज खुल गई हैं अमेरिका की, ठीक है, और वो कंपनीज आज के टाइम पे बिलियंस में बिजनेस कर रही हैं। तो समझो इस प्लांट में कितना ज्यादा पोटेंशियल छिपा हुआ है। अब थोड़ा सा आप तुम ये समझो यार, इलीगल तरीके से इस प्लांट का इतना बड़ा बिजनेस इंडिया में चल रहा है, अगर ये लीगल कर दिया जाएगा तो सिर्फ फूकने के हिसाब से मत सोचो यार, तुम इसका ये सोचो कि इसका इंडस्ट्री कितना बड़ा है, इसको मेडिसिनल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत सारे हेल्थ ट्रीटमेंट्स में काम आएगा, बहुत सारे इंडस्ट्रीज फिर इससे निकलेंगी, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, इंडिया की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। इस हिसाब से सोचो। तो इसी के साथ आज की मैं वीडियो समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को इस वीडियो को शेयर करो। आप किस प्लांट को लेकर सोचते हो, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेकर सोचते हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे देख रहे हैं तो वहां पर भी हमें फॉलो करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।